डॉक्टर इरफान अली खान, साचा राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम पर्यावरणवाद का अध्ययन करेंगे। पर्यावरणवाद का मैंने विशेष रूप से 3 अध्याय में विभाजित किया है। यानी कि पर्यावरण का क्षय या हास एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, जनसंख्या विस्फोट, नगरीकरण, जल प्रदूषण, धुआं, शोरगुल, रासायनिक प्रवाह, विज्ञान और तकनीक का अप्रत्याशित प्रसार आदि वे कारण हैं जिनकी वजह से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। विश्व के अधिकांश भागों में पर्यावरण की समस्याएं अब भी निर्धनता और अज्ञान से संबंधित है। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रदूषण और पर्यावरण ह्रास की समस्या पर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं किया गया था। फिर भी यह माना जाता था कि किसी राज्य के कार्यकलापों की एक सीमा यह है कि उससे अन्य राज्यों के क्षेत्र पर कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उस क्षेत्र के बाहर पर्यावरण संबंधी क्षति पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में पर्यावरणीय चिंतन यदाकदा ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा सूची पर आती थी। इस संगठन के तहत संबंधित कार्य ने प्राकृतिक संसाधनों खोज एवं उनके उपयोग पर जोर दिया। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहा कि खास तौर पर विकासशील देश अपने स्वयं के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ हो। 1960 के दशक में समुद्री प्रदूषण, विशेषकर तेल के बिखराव से संबंधित कुछ समझौते हुए थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के क्षय के बढ़ते प्रमाण के कारण 1970 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस ग्रह की पारिस्थितिकी एवं मनुष्य समाज पर विकास के प्रभाव पर उत्तरोत्तर चिंतन व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण चिंताओं का एक प्रमुख पैरवीकार और टिकाऊ विकास का मुख्य प्रतिपादक रहा है। आर्थिक विकास एवं पर्यावरण क्षय के बीच संबंध का सर्वप्रथम 1975 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एजेंडे में रखा गया था। सम्मेलन के बाद सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP स्थापित किया, जो एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी अफ्रीका में मरुस्थलीकरण के विस्तार को घटाने के प्रयास को बढ़ाने के लिए सुडनो सहेलियन ऑफिस UNSO की स्थापना की, तथापि राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन एवं निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरण चिंताओं को शामिल करने का कार्य धीमा रहा। कुल मिलाकर पर्यावरण में क्षय होना जारी रहा और वैश्विक ताप, ओजोन क्षय और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं और गंभीर हो गई। दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश भी चिंताजनक रूप से बढ़ गया। वर्ष 1980 का दशक पर्यावरणीय विषयों पर सदस्य राज्यों के मध्य उल्लेखनीय वार्ताओं का साक्षी रहा। इनमें ओजोन परत को सुरक्षित रखने और वैश्विक उत्सर्जन की गति को नियंत्रित करने वाली संधियों का समावेश था। 1983 में महासभा द्वारा स्थापित पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग ने एक नए प्रकार के सूझबूझ और एक नए प्रकार के विकास की जरूरत के प्रति तत्कालिकता की भावना पैदा की। ऐसा विकास जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरणीय संसाधनों को जिन पर सारा विकास अवलंबित है को संरक्षित रखेगा। महासभा को प्रस्तुत आयोग की 1987 की रिपोर्ट में टिकाऊ विकास की अवधारणा सामने रखी गई। आर्थिक यानी कि ऐसी टिकाऊ विकास अनियंत्रित आर्थिक वृद्धि पर आधारित विकास का एक वैकल्पिक तरीका होता। आज पर्यावरण को समर्थन देने और टिकाऊ रखने की जरूरत संयुक्त राष्ट्र कार्य के विशेष वस्तुतः सभी क्षेत्रों में महसूस की जा रही है। 1972 से किए गए नए बुनियादी कार्य को इस बात का श्रेय है कि नए कार्य प्रणाली की रचना की गई है। संयुक्त राष्ट्र एवं सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक समुदाय और निजी क्षेत्र के बीच गतिशील भागीदारी पर्यावरणीय सभी देशों के लिए समान है, नए ज्ञान और ठोस कार्य को जन्म दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत का सभी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है की मान्यता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत का सभी आर्थिक और सामाजिक विकास गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा होना आवश्यक है। जब तक पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया जाता और उसकी रेखाएं संक्षिप्त नहीं रखी जाती, तब तक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लक्ष्य कदापि प्राप्त नहीं किए जा सकते। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह समझौते हुए कि एजेंडा 21 के लिए अधिकांश धन प्रत्येक देश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में से आएगा, तथापि विकासशील देशों के टिकाऊ विकास पर अमल और वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रयासों के लिए धन के कुछ नए और अतिरिक्त संसाधन आवश्यक समझे गए।
1991 में प्रारंभ एवं 1994 में पुनर्गठित वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जैफ को इन निधियों को व्यवस्थित ढंग से देने का कार्य 2 बार सौंपा गया। 1994 में 34 राष्ट्रों ने जैफ निधियों व प्राथमिक साधन है जिनके द्वारा जैविक विविधता एवं मौसम परिवर्तन संधियों के लक्ष्य साकार किए जाते हैं। जैफ परियोजना जो थी, जिसमें हमें कह सकते हैं कि इसमें जैफिश से समय लगभग 140 राष्ट्रों संक्रमण से गुजरी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में लगभग 700 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूनिप जो कार्य है, जिसके तहत यद्यपि संपूर्ण राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र प्रणाली विविध तरीकों से पर्यावरण की सुरक्षा में लगी हुई है, तथापि इस क्षेत्र में उसके मुख्य एजेंसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के पर्यावरणीय विवेक के बतौर गठित UNEP विश्व की स्थिति का आंकलन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत वाले विश्व के ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून तैयार करने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सामाजिक आर्थिक गति नीतियों एवं कार्यक्रमों में पर्यावरण विचारों को शामिल करने में सहायता देती है। UNEP ऐसी समस्याओं के समाधान में सहायता करती है जिन्हें देश अकेले नहीं संभाल सकते। ये सहमति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को पुष्ट बनाने के लिए एक फॉर्म प्रस्तुत करती है। ऐसा करते समय यह टिकाऊ विकास की उपलब्धि में व्यवसाय और उद्योग, वैज्ञानिक और एकेडमिक समुदाय, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों की भागीदारी का विस्तार करने का प्रयत्न करती है। UNEP का एक कार्य पर्यावरण पर वैज्ञानिक ज्ञान और सूचना को बढ़ावा देना है। UNEP द्वारा प्रादेशिक और वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित एवं समन्वित पर्यावरण सूचना के शोध एवं विश्लेषण ने कई प्रकार की पर्यावरण की स्थिति स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट रिपोर्ट को जन्म दिया। उभरती पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति एक विश्वव्यापी जागरूकता पैदा की। इनमें से कुछ समस्याओं ने अनेक पर्यावरणीय संधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं की शुरुआत की। एक विश्वव्यापी नेटवर्क, वैश्विक संसाधन सामग्री आधार, ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस GRID ग्रिड की रचना करते हुए इसके माध्यम से UNEP क्षेत्रीय स्तर पर सस्ता संभव बेहतर सामग्री एवं सूचना के संकलन एवं वितरण के कार्य को सुविधाजनक बनाती तथा समन्वित करती। UNEP INFOTERRA पर्यावरणीय सूचना के विनिमय और वैज्ञानिक तकनीकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने वाली सेवाओं के राष्ट्रीय संगठन का एक समूह है जो 1975 से अधिक देशों में एकीकृत पर्यावरण सूचना सेवा प्रदान कर रहा है। UNEP महासागरों और सागरों के बचाव के लिए कार्य करता है और लगभग 140 देशों को अपना प्रादेशिक सागर कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्री संसाधनों के पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस उपयोग को प्रोत्साहन देता है। यह कार्यक्रम 13 कन्वेंशनों एवं कार्य योजनाओं के द्वारा सहभागिता वाले समुद्री और जल संसाधनों के बचाव के लिए कार्य करता है और यह UNEP की बड़ी सफलताओं में से एक है। जिन प्रादेशिक कन्वेंशनों और कार्य योजनाओं के लिए UNEP सचिवालय की व्यवस्था करता है उनमें पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका, भूमध्य सागरीय, कैरिबियन और पूर्वी एशिया समुद्रों तथा उत्तर पश्चिम प्रशांत शामिल है। तटवर्ती एवं समुद्री क्षेत्रों में पृथ्वी की 70% शामिल है और वे इस ग्रह की जीवन समर्थक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रदूषण औद्योगिक उत्सर्जन, खानों, कृषि गतिविधियों, मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन से होता है, जिनमें से कुछ हजारों मील भीतरी हिस्से में होता है। UNEP द्वारा प्रायोजित वार्ताओं के फलस्वरूप 1995 में 110 सरकारों द्वारा एक वैश्विक कार्यक्रम की स्वीकृति संभव हुई। यह है धरती आधारित गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक कार्य योजना, यानी ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम द लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, जो महासागरीय खाड़ियों और तटवर्ती जलों की धरती पर मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से बचाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस कार्यक्रम का समन्वय कार्यालय द हेग में है तथा वह समुद्री पर्यावरण के लिए संभवतः सर्वाधिक गंभीर खतरों से निपटने वाली योजनाओं के लिए सेवाएं प्रदान करता है। संभवतः सर्वाधिक गंभीर खतरा सागर में रसायनों
प्रदूषक तत्वों और जलमल स्वैज के प्रभावों से है। यूएनईपी का पेरिस स्थित टेक्नोलॉजी, उद्योग एवं आर्थिक व्यवस्था खंड यानी कि डिवीजन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का संयुक्त राष्ट्र के उन प्रयासों के लिए एक केंद्रीय महत्व है जिनके जरिए सरकारों, उद्योग और व्यवसाय के नीति निर्माताओं की ऐसी नीतियाँ, रणनीतियाँ तथा अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो स्वच्छ और सुरक्षित हों, जो प्राकृतिक संसाधनों को अधिक दक्षता से उपयोग करती हों और लोगों एवं पर्यावरण के लिए प्रदूषण खतरों को घटाती है। यूएनईपी केमिकल्स अपने संबंधित वैश्विक संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक केमिकल IRPTC की सूचना के उनके उपयोग की जरूरत वाले लोगों को उपलब्ध कराता है। आज लगभग 17,000 रसायनों का उपयोग किया जाता है तथा IRPTC रासायनिक सुरक्षा पर निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। 8,000 से अधिक रसायनों पर 100 से ज़्यादा देशों को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। जिज्ञासाओं का उत्तर देने वाली एक सेवा प्रतिवर्ष हजारों अनुरोधों का निपटारा करती है। फाओ के सहयोग के साथ यूएनईपी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कतिपय संकटास्पद रसायनों, कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडम कन्वेंशन 1998, रॉटरडम कन्वेंशन ऑफ फायर इन्फार्ड कंस्टेंट प्रोसीजर फॉर सेंटर हैजार्ड्स केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वार्ताओं को संपन्न किया। यह कन्वेंशन आयोजकर्ता देशों को यह निर्णय लेने का अधिकार देता है कि वे किन रसायनों को पाना चाहते हैं। यानी यूएनपी का शासी जो निकाय है, प्रबंधक परिषद 1958 देशों से गठित है। यह वार्षिक बैठक करता है, कार्यक्रमों को वित्तीय, पर्यावरण निधि एवं सरकारों को स्वैच्छिक अनुदान से प्राप्त होता है। इससे न्यास निधियों एवं संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से एक अल्प राशि से पूरा किया जाता है। वर्ष 2001 के लिए इसकी निधि का बजट $12 करोड़ था। यूएनईपी के स्टाफ की संख्या लगभग उस समय 680 सदस्य थे। मौसम परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि मानव गतिविधियां वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की रचना में योगदान करती है, जिनके फलस्वरूप वैश्विक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। खास तौर पर जब ऊर्जा पैदा करने के लिए जीवाश्म फॉसिल ईंधन जलाया जाता है या जब वनों को काटा और आग के हवाले किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि रोकने के लिए 1992 में मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क संधि तैयार की गई। उस पर रियो में हस्ताक्षर किए गए थे। मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र वार्ताओं का मौसम परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा समर्थन किया जाता है। इसे यूएनईपी और WMO द्वारा 1988 में संयुक्त राष्ट्र से संगठित किया गया था। ओजोन से जो संबंधित है, ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में धरती की सतह से 12 से 45 किलोमीटर ऊपर गैस की एक पतली परत है जो पृथ्वी की सतह को सूर्य के नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण से संपर्क त्वचा कैंसर को जन्म देने वाला माना गया है। यह पौधों, शैवाल और खाद्य श्रृंखला एवं वैश्विक पारिस्थितिकी प्रणाली को भी असाधारण क्षति पहुंचाता है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि पृथ्वी का सुरक्षात्मक ओजोन आवरण निकट भविष्य में फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा तथा वर्ष 2050 तक वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बशर्ते प्रोटोकॉल को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करना जारी रखा जाए। तो छोटे द्वीप जो हैं, लगभग 40 छोटे द्वीप वाले विकासशील राज्य क्षेत्र अनेक अलाभकारी स्थितियों के समान शिकार हैं।
इनमें संसाधनों की सीमित क्षेत्र, आर्थिक अलगाव, भूमि एवं समुद्री पर्यावरण का क्षय, समुद्री स्तर में मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली संभावित वृद्धि शामिल है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने लघु द्वीप विकासशील राज्यों के टिकाऊ विकास पर एक वैश्विक सम्मेलन बारबेडास 1994 में आयोजित किया। वन से संबंधित जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वन संबंधी सिद्धांतों पर एक अबंधकारी वक्तव्य स्वीकार किया था। 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्व के वनों के टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी अतिरिक्त उपाय पर विचार करने के लिए तैयार था। यानी वनों के लिए एक केंद्रीय फर्म की सतत मौजूद जरूरत का उत्तर देते हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 में भाग लेने वाली सरकारों ने वनों के नियमित अंतर सरकारी फॉर्म का गठन किया, जिसका उद्देश्य इन प्रस्तावों को बढ़ावा देना और उनके अमल पर निगरानी रखना था। मरुस्थलीकरण के बारे में भी इन्होंने दिया कि यूएनईपी के अनुमानों के अनुसार धरती की 1/4 भूमि का मरुस्थलीकरण का खतरा है। 25 करोड़ लोग इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित हैं तथा 100 देशों में 1 अरब से अधिक लोगों की आजीविका खतरे में है, क्योंकि कृषि एवं चारागाह भूमि कम उत्पादक हो गई है। सूखे से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन मानव गतिविधियां जैसे जरूरत से ज़्यादा खेती, अधिक चराई, नवीनीकरण, कम सिंचाई सामान्यतः मुख्य कारण है। इस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक संधि प्रयासरत है। गंभीर सूखे और या मरुस्थलीकरण का अनुभव कर रहे देशों, विशेषतः अफ्रीकी देशों में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष संबंधी कन्वेंशन इसके लिए सजग है। जैव विविधता प्रदूषण और जरूरत से ज़्यादा मछुआही के बारे में जैव विविधता अर्थात वनस्पति या पशु प्रजातियों की विविधता में जैसे मानव के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 जिसमें 180 राज्य शामिल रहे का उद्देश्य विविध प्रकार की प्रजातियों की पशुओं और वनस्पति जीवन एवं उनके पर्यावास की सुरक्षा एवं संरक्षण है। यूएनईपी द्वारा 1973 में संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के अंतर्गत संकट में पड़ी प्रजातियों की सुरक्षा को भी लागू किया गया। एसिड यानी तेजाबी वर्षा औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा उत्पन्न एसिड वर्षा यूरोप और अमेरिका में उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। इसका श्रेय 1979 में केंद्रीय क्षेत्रीय सीमा पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन को है। ये कन्वेंशन जिसके 47 पक्ष राज्य हैं यूरोप के नियमित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा प्रशासित किया जाता है। संकटास्पद उत्सर्जन पदार्थ और रसायन यानी कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले 30 लाख टन विषैले उत्सर्जित पदार्थों को नियमित करने के लिए सदस्य राज्यों ने 1989 में यूएनईपी द्वारा प्रशासित एक कन्वेंशन विषैले उत्सर्जित पदार्थों की सीमा पार आवाजाही एवं उनके निपटान के नियंत्रण पर वैश्विक कन्वेंशन बनाया। गहरे समुद्र में मछुआई में जरूरत से ज़्यादा मछुआई या मछली मारी या व्यावसायिक रूप से मूल्यवान अनेक प्रजातियों की लगभग समाप्ति और गहरे समुद्र में मछली मारी को लेकर हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली सरकारों को एक आह्वान के लिए प्रेरित किया। यह आह्वान ऐसी मछलियों को संरक्षण देने और स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए उपायों के संबंध में है, जो सागर के मछलियों को संरक्षण देने और स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए उपायों के संबंध में है, जैसे कि जो सागर के विस्तृत क्षेत्रों में जाती है या एक से अधिक देशों को सत्वाधिकार वाले आर्थिक क्षेत्र में घूमती फिरती है। समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जैसे कि समुद्र में धरती की 2/3 सतह का समावेश है, उससे उन्हें सुरक्षित रखना संयुक्त राष्ट्र का एक प्राथमिक सरोकार बन गया है। यूएनईपी के कार्यों ने विशेषकर समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इसके विविध प्रयासों ने महासागरों और समुद्रों पर विश्व का ध्यान केंद्रित किया।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1956 स्वीकार किया गया था। इसी प्रकार से 1969 में IMO ने इसका उत्तरदायित्व ग्रहण किया। 1960 के दशक के अंत में अनेक बड़ी टैंकर दुर्घटनाओं ने आगे की कार्रवाई के लिए प्रवृत्त किया। तब से IMO ने समुद्र पर दुर्घटनाओं तेल बिखराव को रोकने, उनके परिणाम को न्यूनतम करने और समुद्री प्रदूषण से लड़ने के लिए अनेक उपाय विकसित किए। समुद्री प्रदूषण का एक कारण भूमि आधारित गतिविधियों से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों को समुद्र में डाल देना था। मुख्य जो संधियाँ हुई इसमें, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटिंग टू इंटरवेंशन ऑफ हाई सीज इन केसेस ऑफ ऑयल पॉल्यूशन कैजुअलिटी इंटरवेंशन 1969, तेल प्रदूषण से हताहत मामलों में गहरे समुद्र में हस्तक्षेप संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पॉल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट्स एंड अदर मैटर्स LC 1972, यानी कि कचरा तथा अन्य सामग्री को फेंककर समुद्री प्रदूषण को रोकने से संबंधित कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पॉल्यूशन प्रीपेयर्डनेस रिस्पांस एंड कोऑपरेशंस OPRC 1990, तेल प्रदूषण तैयारी, जवाब एवं सहयोग पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। IMO ने तेल वाहक जहाज़ों की सफाई एवं इंजन कक्ष के कूड़े को, जो टनेज के अर्थ में दुर्घटना से बड़ा खतरा रहता है, फेंकने की रोजाना की कार्रवाई से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों का भी हल ढूंढा है। इन उपायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जहाज़ों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के निमित्त 1973 का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, जैसे कि 1978 के प्रोटोकॉल MAIPL 73/78 ने परिवर्तित किया था। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स एंड मॉडिफाइड बाय इट्स 1978 प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं MARPOL 73/78, यानी कि इसमें न केवल दुर्घटनाजन्य एवं ऑपरेशनल तेल प्रदूषण का, बल्कि रसायन पैकेज, बंद माल, स्वेज और कूड़े के कारण होने वाले प्रदूषणों का भी समावेश है। 1992 में स्वीकृत कन्वेंशन के संशोधन ने सभी तेल टैंकरों को दोहरे पेटे लगाने या ऐसी डिजाइन बनाना जो टैंकर या धंसने के समय समतुल्य कार्गो संरक्षण प्रदान करे अनिवार्य कर देता है। अभी इस लेसन में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।